वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। आज से हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम इतना जानते हैं कि ये बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स की बात है। सो वी विल बी डिस्कसिंग बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इफ़ रिक्वायर्ड। लेकिन बहरहाल बेंजीन के मॉलिक्यूल की बात होगी C6H6 की, सिंपली जिसको हम ऐसे भी बनाकर और 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के लिए एक गोल दायरा बना देते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में C6 और H6 है, यानी हर हेक्सागन के कॉर्नर पे एक कार्बन है और उसके साथ एक हाइड्रोजन है। तो C6 और H6 हो गया। और डेरिवेटिव की अगर बात करनी है तो अगर कोई भी एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए और उसकी जगह पे कोई और एलिमेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लग जाए, जैसे कि यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ बेसिकली वही है कि ये कार्बन के साथ क्लोरीन ने बॉन्ड फॉर्म किया, इस कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम बेंजीन और इसके इस तरह के डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरफ चलें तो सबसे पहले कैकुल नाम के साइंटिस्ट ने इसका स्ट्रक्चर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के साथ शो किया था। इसने कहा था कि बेंजीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है, कार्बन्स हैं इसके 6 हेक्सागन्स पे और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स की बात भी की थी उसने कि जो इसके अंदर जो है वो अल्टरनेट, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से किसी हद तक जो C6H6 की बात है वो तो जस्टिफाई हो गई, लेकिन जब इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये रिजेंबल करता है एक अल्कीन से। इसको अगर हम देखें, अगर इसी को ही देख लें तो ये यहाँ से आप देखें तो आप इसको कह सकते हैं कि हेक्सा ट्राईइन है, 3 ईन्स हैं और हेक्सा 6 कार्बन्स हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि 1 3 5 हेक्सा ट्राईइन 1 3 5। अगर यहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग 1 2 3 4 5 and 6, so this becomes as alkene with 1 3 and 5 positions पे डबल बॉन्ड और हेक्सा for 6 carbon atoms and triene for 3 डबल बॉन्ड्स। तो जब इसके स्ट्रक्चर, जब यहाँ पे इसकी बात हमने की कि अगर इसको हम अल्कीन के तौर पर डील करें, तो फिर जब इसकी हमने स्टडी की, मोड्स ऑफ रिएक्शन की बात बाद में स्टडी हुई, तो ये पता लगा कि ये अल्कीन से जो इसकी एनर्जी है, स्टेबिलिटी के फैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत वेरी करता है और मोर स्टेबल है देन अल्कीन, और सिर्फ एक ख़ास किस्म के रिएक्शंस जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनको प्रेफर करता है। अल्कीन की तरह रेडिली एडिशन रिएक्शंस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अक्रॉस नहीं देता। तो वहाँ से फिर हमें जो है इसके जो है वो डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट की बात आई, जिसको अब अभी हम देखते हैं। तो अगर हम इस बेंजीन को कैकुल के प्रोपोज स्ट्रक्चर के मुताबिक 1 3 5, क्योंकि उसने सिर्फ अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स की बात की थी, उसने ना रेजोनेंस एनर्जी की बात की थी, ना डी लोकलाइजेशन की बात की थी, ना मोड्स ऑफ रिएक्शन की बात की थी। ये बाद की स्टडी ने चीज़ें रिवील की कि अगर इसको हम कैकुल के स्ट्रक्चर के मुताबिक भी और दीवार के स्ट्रक्चर के मुताबिक भी इस तरह की एक अल्कीन समझें, तो फिर इसको एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए जैसे कि अल्कीन देती है।
तो अल्कीन में हम देखते हैं कि रेडिली दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे कैन ऐड स्पीशीज़ अक्रॉस देयर डबल बॉन्ड्स, जैसे कि हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हो जाएगा और आपके पास एक अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाएगी। तो ये एडिशन रिएक्शन है। वाटर भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा रेडिली ये ऑक्सीडाइज भी हो जाएंगे। सेकंड जो मोड ऑफ रिएक्शन है, पोटाशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में ये अल्कोहल्स फॉर्म करते हैं, डाईऑल्स। लेकिन जब हमने ये काम बेंजीन के मॉलिक्यूल के साथ करवाने की कोशिश की कि उसके डबल बॉन्ड के क्रॉस स्पीशीज़ को ऐड करवाया जाए, तो वो एडिशन पॉसिबल नहीं थी, और अगर थी भी तो एनर्जेटिकली वो रिएक्शन फेवरेबल नहीं था। और बाद में ये बात रिवील हुई कि बेंजीन तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को प्रेफर करती है और उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के कैटलिस्ट और कंडीशंस चाहिए, और एडिशन रिएक्शंस को फेवर नहीं करती। और सेकेंडली ऑक्सीडेशन, इसको आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी पोटाशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकते। तो ना ये ऑक्सीडाइज होती हैं, ना ये एडिशन रिएक्शंस देती हैं इजीली। बहुत ख़ास कंडीशंस में सिर्फ जाके एडिशन रिएक्शंस देंगी। तो एडिशन रिएक्शन में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को प्रेफर करती हैं, प्रेफरेबल मोड ऑफ रिएक्शन। तो फिर ये बात को अंडरस्टैंड करना पड़ा कि बहरहाल ये अल्कीन्स नहीं है, सिर्फ अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स से हम इनको अल्कीन कंसीडर नहीं कर सकते, कुछ और फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा और फिर बात समझ आएगी। अब यहाँ पे अगर हम किसी हैलोजन को इसकी प्रॉक्सिमिटी में लेके आएँ, हैलोजन को C6H6 को ब्रोमीन से इंटरेक्ट करवाएं, पहले अल्कीन से इंटरेक्ट यहाँ करवा के देखते हैं कि अगर अल्कीन हो कोई और हैलोजन हो, तो हमने इसको स्टडी किया था कि आपको डाई हैलो अल्केन्स मिलेंगी। डाई पहले हैलोजीनियम आइन फॉर्म होगा पहले केस में इंटरमीडिएट स्टेप में, और फिर जो है वो दो हैलोजेंस दो कंसेक्टिव कार्बन्स पे तो विसिनल डाई हैलाइड्स फॉर्म होंगे। तो ये एक रेडिली फेवरेबल एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन है अल्कीन के केस में, विसिनल डाई हैलाइड्स की फॉर्मेशन डबल बॉन्ड के अक्रॉस अनसैचुरेशन के से सैचुरेशन, और फिर दो हैलोजेंस का वो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अटैक और बॉन्ड फॉर्मेशन, विसिनल डाई हैलाइड्स की फॉर्मेशन। लेकिन ये काम जब आप इसके साथ करवाना चाहेंगे बेंजीन के साथ तो नहीं होगा। बेंजीन के साथ सिर्फ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि इस कार्बन की या किसी भी पोजीशन की कार्बन की हाइड्रोजन को हैलोजन रिप्लेस करेगा और आपको ब्रोमो बेंजीन मिलेगी। This is a substituted compound, not an addition product. So if it is a 135 hexatriene or an alkene, then it should be giving this pi bond system or this pi bond system or this pi bond system should be break होना चाहिए और substituted product addition product मिलनी चाहिए। लेकिन तीनों जो पाई बॉन्ड्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं और यानी डबल बॉन्ड्स, और सब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होती है। तो दिस इज़ अ सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट जो कि हमें मिलती है। अगर आप इसको दोबारा ऐड करवाएं इस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के साथ फर्दर ट्राई करके देखें अगर कि मज़ीद कुछ ऐसा होता है या नहीं। सॉरी, तो आपको 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स मिलेंगी, यानी ब्रोमो और यहाँ इस पोजीशन पे ब्रोमो जो ओरिजिनल थी और दूसरी यहाँ पे, और तीसरी जो है वो
ब्रोमो और यहाँ इस पोजीशन पे, यानी ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस पे विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। तो ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं ये मिलेंगी। तो ये याद रखें कि इस तरह से 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिलेंगी। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी जिसमें 6 की 6 वैलेंसीज जो हैं वो 6 की 6 जो हाइड्रोजन्स हैं वो सब्सटीट्यूट हों। तो यहाँ से भी फिर एक और इंडिकेशन मिली कि ये जो आइसोमेरिक फॉर्म्स जनरेट होती हैं, इन आइसोमेरिक फॉर्म्स को की वजह यकीनन कुछ ऐसा स्टेबिलिटी का फैक्टर है जिसको कंसीडर अभी तक नहीं किया जा रहा। तो पॉइंट ये है कि किसी भी पॉइंट पे हमें 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन नहीं मिलती, साइक्लो ब्रोमोहेक्सेन, क्योंकि अगर सारी अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स अगर कोलैप्स करें तो फिर ये 6 की 6 पोजीशन सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं, नहीं होती, आइसोमेरिक फॉर्म्स मिलती हैं। तो पॉइंट ये है कि यहाँ से भी फिर बात आएगी कुछ और फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अ टिपिकल अल्कीन। और पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने, और ये नेम इसलिए ले रहे हैं ताकि इनके जो क्रेडिट है इनको मिले, इसने तकरीबन 1930 में 2 पॉइंट्स पे एक हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट उठाया इन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए कि ये क्यों एडिशन प्रोडक्ट्स नहीं देता और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स देता है, और क्यों 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो या हेक्सा हेलो अल्केन नहीं मिली। तो वहाँ ये बात हुई कि ये हाइब्रिडाइजेशन को टेक इनटू कंसीडर करना पड़ेगा, और सेकंड जो है वो रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे। तो इन 2 पॉइंट्स पे जब बात आएगी तो फिर ये चीज़ जस्टिफाई हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कंसीडर करना पड़ेगा कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन्स के। कार्बन हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इसका 6 है, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px 2py में, 2pz इज़ एम्प्टी। तो जब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट की बात होती है तो वैलेंस शेल से पहले तो एक्साइटेशन की बात होती है। ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और ये 2s का इलेक्ट्रॉन इस वेकेंट जो है वो इसमें चला जाएगा। अब ये आपके पास 4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे सिमिलर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के, और फिर इनकी इंटरमिक्सिंग के नतीजे में हमें जो है वो इंटरमिक्सिंग के नतीजे में, और इंटरमिक्सिंग सिर्फ इन 3 की होगी। बेंजीन के केस में ये अनहाइब्रिड रहेगा, गो कि इसमें एक्साइटेड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, लेकिन इंटरमिक्सिंग इन 3 की होगी। तो आपको मिलेंगे जो ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे वो sp2 होंगे, 3 sp2 और 2p जो z है ये अनहाइब्रिड रहेगा। तो इस तरह से आपको सिग्मा बॉन्ड्स का और पाई बॉन्ड्स का एक नेटवर्क मिलेगा बेंजीन के मॉलिक्यूल में, और जो है वो बॉन्ड एनर्जीज़, बॉन्ड लेंथ्स और बॉन्ड स्ट्रेंथ्स वो जस्टिफाई हो जाएंगी। इसकी शेप और सिमेट्री है, याद रखिएगा, शेप, सिमेट्री एंड बॉन्ड एंगल्स,
ये तीन चीज़ें जो हैं ये हाइब्रिडाइजेशन जस्टिफाई करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें s करैक्टर भी है, p करैक्टर भी है और इसमें sp2 है। तो इनकी जो ओरिएंटेशन है और सिमेट्री है और लाइन ऑफ जॉइनिंग है मॉलिक्यूल में, वो s और p करैक्टर रखती है और डिफरेंट है। यानी s जो है इसकी ओरिजिनली एक ओरिएंटेशन है, p की हम जानते हैं तीन ओरिएंटेशंस हैं x, y और z के अक्रॉस, लेकिन sp जो है उसकी एक ही जो है वो एक ही तरह का है वो। और इसने फिर जब मॉलिक्यूल में शेप इसकी एक है, लाइन ऑफ यानी कि प्लेन इसका एक है, और जब इसने मॉलिक्यूल में जाना है तो फिर अपने आप को इस तरह से अरेंज करना है कि दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मैक्सिमम डिस्टेंस इसने अपार्ट रखना है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे कि ये तीन चीज़ें जो बेंजीन की हैं, बल्कि किसी भी मॉलिक्यूल की, शेप, सिमेट्री और बॉन्ड एंगल्स, ये जस्टिफाई करती है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। तो अब यहाँ पे आपने sp2 ओवरलैप की बात करनी है, sp2 ओवरलैप की बात करनी है, यहाँ भी sp2 ओवरलैप की बात करनी है, sp2 ओवरलैप, इसी तरह से sp2 ओवरलैप, और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही sp2 ओवरलैप होगा। और इसी तरह हाइड्रोजन के साथ sp2 और s ओवरलैप है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो हाइड्रोजन के साथ sp2 s ओवरलैप, इसका भी हाइड्रोजन के साथ sp2 s ओवरलैप, यहाँ पे भी sp2 s ओवरलैप, इधर भी sp2 s ओवरलैप और यहाँ पे भी sp2 s ओवरलैप। सो ऑल दीज आर 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होंगे ऑफ हाइड्रोजन 1s, और उसका एक इलेक्ट्रॉन है जो शेयर हो गया sp2 से। सो दिस इज़ ऑल sp2 ओवरलैप। तो ये जो शेप और सिमेट्री और बॉन्ड लेंथ्स की अब बात करेंगे तो उससे हम वो जस्टिफाई हो जाएंगे इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से। तो ये देखिएगा, अगर पॉलिंग के स्ट्रक्चर पे जाएं तो इस तरह से हम इसको लिटा दें अगर बेंजीन को, और यहाँ हर कार्बन के साथ ये हेक्सागन्स पे बाय डिफ़ॉल्ट आप कार्बन अज़्यूम करेंगे। तो ये हाइड्रोजन्स हैं, ये 6। अगर इस तरह से इसको करें तो ये याद रखिएगा कि ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है हर एंगल। और इसके अलावा जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये सब सेम है 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है ये तकरीबन 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग है। अब ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग, दिस इज इंटरमीडिएट टू दैट ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। सो इट हैज़ टू this hybridization justifies this bond length between carbon and carbon, between carbon and hydrogen, and this bond angle of 120 degree between each जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 120 डिग्री का है। और इसके अलावा प्लेनर शेप है, हर सारी जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन ये एक ही प्लेन में है, तो दे आर ऑल को प्लेनर। तो ये इस तरह से जस्टिफाई हो गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करते हुए। हमने इसकी जो तीन चीज़ें जस्टिफाई की हैं
वो बॉन्ड लेंथ है और वो बॉन्ड एंगल है, और कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन या सिमेट्री है। याद रखिएगा कि अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-Z ऑर्बिटल्स को भी ओवरलैप करवाना है। तो वी कैन नॉट, क्योंकि जो डबल बॉन्ड्स हैं बेसिकली वो हैं तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वजह से। तो ये बात अब हम यहाँ बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, यानी कि जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, उनकी वजह अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-Z ऑर्बिटल है। इट कुड बी 2px, 2py, 2pz, इट्स वन ऑफ दिस। हमने 2pz दिखाया तो ये 2pz का, और इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी हमने दिखाना है। तो ये इस तरह से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म 3 पाई बॉन्ड्स, जो कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि क्यों ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स देता है। उसकी वजह ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं डीलोकलाइज्ड होते हैं। अल्कीन में भी ये डीलोकलाइज्ड है, अल्काइन में भी ये डीलोकलाइज्ड है। अल्काइन में ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है अल्कीन से, तो अल्काइन जो हैं वो अल्कीन से लेस रिएक्टिव हैं। और बेंजीन के केस में भी ये डीलोकलाइज्ड हैं। तो अब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से बेंजीन के मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई, और ये एडिशन की तरफ नहीं जाता, सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा। याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो हैं वो प्योरली लाइज इंटरमीडिएट टू सिंगल एंड डबल बॉन्ड। in lengths, they are not purely single, they are not purely double। तो ये बात अभी हमने की है, अल्केन्स और अल्कीन्स के इंटरमीडिएट हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो हैं या बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है, ये वो रेजोनेंस हाइब्रिड है ऑफ मैनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड है ऑफ मैनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि अब हम लेंथ्स इंटरमीडिएट हैं सिंगल और डबल बॉन्ड की, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स किस टाइम पे किस प्लेन में हैं, डेमोग्राफ में हैं, वो हमें नहीं पता। तो हम कह देते हैं कि इट्स लाइज अबव और बिलो द प्लेन। ये गोल दायरा हमें डीलोकलाइजेशन का है कि लोकेट करने आसान नहीं है अटैकिंग स्पीशी के लिए, और ये रेजोनेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, मूव अराउंड कर रहे हैं स्ट्रक्चर में। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर को इस तरह से दिखाया जाए तो ये जो डीलोकलाइजेशन का इफ़ेक्ट है, हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड से परपेंडिकुलर हैं ये, तो फिर ये या अबव द बिलो अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अभी हमने देखा, और या बिलो। तो ये बीच में जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये एम्बेडेड है, और डीलोकलाइजेशन का फैक्टर ये अबव या बिलो द प्लेन है। और जब सीधा, क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशन नहीं है पेज पे, तो हम इसको जब इस तरह दिखाते हैं तो ये हम दिखाते हैं कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज़ स्कैटर्ड एंड is continuously in motion or in resonance or in vibration, and an attacking species has to locate them first before going for chemical activity। तो हम इस रेजोनेंस की बात हमने कर ली है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब रेजोनेंस एनर्जी को देख लेते हैं बेंजीन के केस में। अगर हम एक अल्कीन को लें, साइक्लो अल्कीन को, और इसको में हाइड्रोजन ऐड करवाएं एडिशन प्रोडक्ट, तो जो साइक्लोहेक्सेन हमें मिल जाएगी,
वो एनर्जी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और डेल्टा एच माइनस में हमें 120 किलो जॉल पर मोल के करीब मिलेगी। तो अगर हम इसको अल्कीन समझें बेंजीन को, अब रेजोनेंस एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, तो 3 बॉन्ड्स हैं, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए, और ये बन भी जाएगी। लेकिन जो एनर्जी साथ ये जनरेट करेगी वो कितनी होनी चाहिए, -120 इंटू 3 विच इज़ नियरली 300 माइनस 3 टू द 6 -360 किलो जॉल पर मोल। बट रियलिस्टिकली जितनी एनर्जी रिलीज़ करता है सिस्टम वो डेल्टा एच माइनस 209 या 10 किलो जॉल पर मोल है। तकरीबन डिफरेंस आता है एनर्जी रिलीज़ का -150 kg पर मोल का। ये है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का फैक्टर जो बेंजीन के साथ एसोसिएटेड है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ्स की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है स्ट्रक्चर में। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज़ डीलोकलाइज्ड, हाईली डीलोकलाइज्ड, एंड it is either above or below the plane of the benzene ring, so the attacking species finds it difficult। तो बहुत सारी एनर्जी उसकी खप जाती है लोकेट करने में उस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, और वो एनर्जी लॉस हो गई, और फिर बाकी मादा एनर्जी जो बचती है वो उतनी नहीं होती जितनी टिपिकल अल्कीन के केस में होनी चाहिए। तो ये है इसकी एरोमेटिसिटी। इस बात को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी या एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी जो है ये याद रखिएगा, क्योंकि इसको एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिसिटी एरोमा से तो है ही है, खुशबू से, क्योंकि ये बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स का एक ख़ास ऑर्डर है बहुत सारे कंपाउंड्स का। लेकिन जो एरोमेटिसिटी टिपिकली एसोसिएट की जाती है वो रेजोनेंस एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में की जाती है, यानी अनसैचुरेशन और लीस्ट रिएक्टिविटी के फैक्टर्स को एरोमेटिसिटी कहते हैं। अनसैचुरेटेड भी हो कंपाउंड और फिर लीस्ट रिएक्टिव भी हो, तो फिर आप कहेंगे कि ये एरोमेटिसिटी का फैक्टर है। और ये डिपेंड करता है 2-3 चीज़ों पे। जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं एरोमेटिसिटी को, वो अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल का होना पहला फैक्टर है, जो कि कार्बन के केस में है अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल। दूसरी चीज़ है कि ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनकी कंटिन्यूस ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बात है, कंटिन्यूस ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल्स। ये भी बेंजीन के केस में है, इसीलिए तो पूरा चार्ज डेंसिटी बनती है अबव या बिलो द प्लेन, कंटिन्यूस ओवरलैपिंग है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो वो 2, 4, 6, 8 ये होनी चाहिए। 2, 4, 6, 10, 14 एंड 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इन साइक्लिक मैनर। तो अगर ये हैं, जैसे बेंजीन के केस में 6 हैं, तो ये तादाद पे भी मैटर करता है, 2, 4, 6, 10, 14, 18। तो ये याद रखने वाली बातें भी हैं, समझने वाली भी हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इनमें से कोई फिगर हो 3, 5, 7, 9 ना हो, तो फिर ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बात ज़्यादा अनसैचुरेशन के साथ साथ रिएक्टिविटी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। इसको एरोमेटिसिटी कहते हैं, जैसे कि बेंजीन के केस में ये तीनों फैक्टर्स मीट होते हैं।